आज से हम पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास, चैप्टर फर्स्ट, सोशल साइंस का। और बारी बारी से पढ़ेंगे एक एक करके। तो इसमें भूगोल भी पढ़ेंगे, इतिहास भी पढ़ेंगे, राजनीति भी पढ़ेंगे, है ना, अर्थशास्त्र भी पढ़ेंगे। तो चैप्टर पहला संसाधन एवं विकास, जो भूगोल का है, जियोग्राफी का। ठीक है ना, तो भूगोल के बारे में बेसिक तो नहीं, जितना भी इसके बारे में हम देखेंगे, जितना भी होगा वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, संसाधन किसे कहते हैं, क्योंकि टॉपिक है संसाधन एवं विकास। तो देख लें, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे क्या कहते हैं, संसाधन। ठीक है ना। तो जैसे आपकी गाड़ी हो गई, तो आपको रीवा जाना है, तो एक आवश्यकता है कि रीवा जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तो गाड़ी एक संसाधन हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला, अब संसाधन के प्रकार देख ले कितने होते हैं। तो एक प्राकृतिक होता है, एक मानवीय संसाधन, एक नेचर के द्वारा, और एक क्या होता है, मानव के द्वारा। ठीक ना, दो ही संसाधन होते हैं। अगला, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति से जो आपको प्राप्त हुए, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मानवीय संसाधन मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है ना। तो प्रकृति से, जैसे आपको लकड़ी की आवश्यकता है तो पेड़ पौधे देते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन हुए। और आपको अब सड़क पे एंजॉय करना है, घूमना भागना है, तो वो गाड़ी हो गई, तो प्रकृति तो नहीं दी है ना, इसको मानव ने निर्मित किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, या संसाधन को समाप्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, देख लें। तो समाप्ति के आधार पर संसाधन, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ठीक ना। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, देखें, पवन, जल और सौर नवीकरणीय योग संसाधन है, जिनका नवीनीकरण हो जाता है। मतलब एक बार अगर नष्ट हो गए तो दोबारा इनका निर्माण हो जाता है, जैसे पवन, जल और सौर। और अनवीकरणीय संसाधन, जिनका निर्माण इतना जल्दी नहीं हो पाता, जैसे देखें, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। अगर ये खत्म हो जाए तो इतना जल्दी इनका कहा जाए कि निर्माण होना संभव नहीं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव होते हैं। ठीक है ना। और जैविक संसाधन कौन से होते हैं, देख लें, प्राकृतिक वनस्पति जैसे वन एवं वन्य जीव। ठीक ना। और अजैविक संसाधन कौन से हैं, धातु, भूमि, जल और वायु। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अब देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से, अगर इनका अत्यधिक मात्रा में आप उपयोग करें तो वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो सकते हैं। पेड़ पौधों के अत्यधिक वनों की कटाई अगर होगी तो वायु तो आपको शीतल मिलने वाली नहीं है ना। तापमान अगर बढ़ा तो गर्मी की भरमार वर्षा होगी, तो उससे नेचर का संतुलन जो है बना नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो सभी लोगों का नुकसान होगा। देखें अब आगे। पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखें। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। यानी आप पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, पेड़ पौधों को ना काटें और अपना विकास करते रहें, डेवलपमेंट। अगला, पूछा जाए कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी का सम्मेलन कब हुआ था पहली बार, तो ये 1992। और ये कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखें, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में। यूएनसीईडी में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही है। तो ये पूछा जा सकता है कि रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात किस क्लब में की है, तो ये क्लब हो गया। ठीक है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात, 1968 में भी, ये इसका कहा जाए कि सन है, ईयर किस सन में की गई। स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी, तो याद रखना, सुमेसर ने 1974 में। वहीं वुड्सलैंड आयोग रिपोर्ट के संसाधनों के संरक्षण की बात कही है, तो संसाधन के संरक्षण की बात इन्होंने की। किस आयोग ने पूछा जाए, वुड्सलैंड आयोग ने। बड़ा अच्छा नाम है। हमारा झंडा भविष्य पुस्तक का संबंध किससे है, तो ये याद रखें, संसाधन संरक्षण से। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा साझा भविष्य, संसाधन नहीं, गलत हो गया था, हमारा साझा भविष्य पुस्तक किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, संसाधन संरक्षण से। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें चलती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदानी है, तो 43। वहीं पर्वतीय कितना है, 30%। वहीं पठारी क्षेत्र कितना है, 27%।
पठारी क्षेत्र खनिज और जीवाश्म ईंधनों से समृद्ध है। अगर पूछा जाए कि पठारी क्षेत्र में क्या है तो आपको खनिज और जीवाश्म ईंधन मिलेंगे। अब भौतिक कारक कौन से कहलाते हैं? तो भू आकृति, जलवायु और मृदा, ये क्या है? भौतिक कारक। वहीं मानवीय कारक पूछा जाए किसे कहते हैं तो याद रखना जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता। अब भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितनी है? तो 32.8 वर्ग किलोमीटर, ये आपका भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का। वहीं राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग काहे से आच्छादित है? घिरा हुआ है वनों से। ठीक है। और भू निम्नीकरण, या यूं कहा जाए कि पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के कारण हो रही है। अत्यधिक मात्रा में अगर पूछा जाए कहाँ सिंचाई होती है तो पंजाब और हरियाणा में, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि भूमि जो है बहुत अत्यधिक निचले हिस्से में। अगला मृदा को बनाने में जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद रखें जनक, शैल, जलवायु, वनस्पति। अगर जलवायु अच्छी रही तो मृदा अच्छी बनेगी, तो उपजाऊपन जो होगा फसल को अच्छा रहेगा। वहीं मृदा का निर्माण जैव और अजैव पदार्थों से होता है। भारत का उत्तरी मैदान किससे घिरा हुआ है? तो जलोढ़ मृदा से। अब पूछा जाए कि बांगर किसे कहते हैं तो याद रखना पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खादर किसे कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मृदा को। दोनों का डेफिनेशन शॉर्ट एंड स्वीट, दो एक एक अंक के। ठीक है। वहीं काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगर मृदा या रेगुर मिट्टी कहते हैं इसी को। और इसमें एक क्वालिटी होती है, ये जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी में। इसमें बहुत पानी वानी देने की जरूरत नहीं होती। या ये कपास का सबसे ज्यादा उपजाऊपन होता है इसमें, काली में कपास। गांव देहात में तो यहाँ तक काली मिट्टी की बड़ी उपयोगिता है, बाल धुलने में इसका उपयोग करते हैं, है ना। काली मृदा को काली कपासीय मृदा भी कहते हैं, वही चीज आ गया यहाँ पे टॉपिक। लाल मृदा का रंग लौह धातु के कारण लाल होता है। किस धातु के कारण? लौह के। वहीं लेटराइट शब्द किस शब्द से मिलकर बना? तो याद रखना लेटर शब्द से। और किस भाषा का है? ग्रीक भाषा के लेटर। अगर आपसे पूछा जाए कि लेटराइट जो मिट्टी होती कैसी होती है, अम्लीय क्षारीय, तो बताएंगे आपको अम्लीय। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो अगर लेटराइट मृदा हो तो आप काजू को अच्छा खासा आप उपजाऊपन करा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि मरुस्थलीय जो मृदा होती कैसी होती है तो बताएं रेतीली व लवणीय। वन मृदा कहाँ पाई जाती है? तो याद रखें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। वहीं वन मृदा में एक क्वालिटी होती है, ह्यूमस रहित होती है। मतलब रहित ह्यूमस मतलब इसमें जो केचुआ वगैरह होता है ना, तो वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं उपजाऊपन, तो इसमें नहीं हो पाते हैं वन मृदा में। अगर मृदा का कटाव हो रहा है, यानी मिट्टी कट कट के उस स्थान को छोड़ रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? मृदा अपरदन। तो यहाँ देखिए मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा का अपरदन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। ठीक है ना। ये जनरली आपको गांव देहात वगैरह में देखने को मिलेगा। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसको क्या कहते हैं? उत्खात भूमि, बैड लैंड। ठीक है। मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना क्या कहलाता है? चादर अपरदन। आपसे पूछा जाए कि चादर अपरदन किसे कहते हैं, तो मृदा का जल के साथ घुलकर, पानी गिरा, अगर ढलान वाले स्थान है तो ऊपर से पानी लेके आया तो मिट्टी को घोला लेके चला गया। पहले तो ऊंचाई थी, फिर धीरे 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 ढलान में कन्वर्ट हो गया। अगर पूछा जाए कि सोपान कृषि किसे नियंत्रित करती है तो क्या बताएंगे? अपरदन को। कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कैसी कृषि की जाती है? तो सीढ़ीदार। आपने देखा होगा जहाँ ये असम वगैरह में है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ इस प्रकार के लेयर में की जाती है, सीढ़ी बना करके। मतलब बड़ा अच्छा रहता है कि नीचे अगर कोई फसल लगी है, ऊपर से पानी लगा दो तो नीचे ढरकती रहेगी, मतलब सब में पानी लग जाएगी, है ना। इसकी नमी इसमें आ जाएगी, इसकी नमी इसमें आ जाएगी। तो ये एक हिंट भी है कि जहाँ ऊंचला स्थान हो कृषि करने योग्य, बच्चों को पढ़ना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है। क्या है कि पढ़ाई अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान इसलिए ले रहे हैं कि हमको अपने पेपर में पास होना है, तो ये अनुचित है। कतई भी आप तुरंत इसको वीडियो को स्टॉप करके अपनी किताब उताब बेच दें। अध्ययन का मतलब ये नहीं है
कि आप अध्ययन डिग्री के लिए ले रहे हैं। अध्ययन का मतलब है कि आप इस अध्ययन को अपनी रियल लाइफ में उतारेंगे, तब तो उचित है, और नहीं तो फिर ठेला में लो सब्जी लो भाटा, वही करोगे, उपजाऊ कोई कराएगा, आप भाटा लिए भागोगे, है ना। तो कितना अच्छा एक ये आपके लिए क्या है, व्यवसाय भी है। आप नहीं करें, हम ये नहीं कहते कि आप ही करें, आप इस गुण का प्रयोग करके ऐसे स्थानों में जहाँ कहा जाए ऊंचाई वाला स्थान है वो हमेशा पड़ा रहता है, तो आप सजेशन दे सकते हैं माता पिता को, मिट्टी काहे को फेंके हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, बताएंगे यार यहाँ पानी नहीं रुकता है, अकील दे दीजिए ना कि इसको सीढ़ीदार बनाइए ना पहले मिट्टी को, और फिर बढ़िया लगवाइए, खेती करिए, मस्त होगी धान है। ठीक, आगे चलते। अब पूछा जाए काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है ना। अब काली मृदा में क्या क्या होता है, ठीक है, तो देख लें, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है काली मृदा में। तो अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट की कमी हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि काली मिट्टी खाएं, बिल्कुल ना खाएं, पाया जाता है, गुण है। मैग्नीशियम से भरपूर होती है, ठीक है, बहुत लोग खाते हैं मिट्टी, खाते हैं बहुत लोग खाते हैं। अब काली मृदा के बारे में और देख लें, ये बहुत महीन कणों से बनी होती है तथा इसकी नमी धारण, मैंने बोला था ना, जल धारण क्षमता करने की क्षमता अधिक होती है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को खड्ड यानी रेवन, जैसे गड्ढा नहीं कहते, गड्ढा हो गया, भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को क्या बोलते हैं, गड्ढ, खड्ड, खड्ड, गड्ढा दिखाते हैं। अब भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां अत्यधिक मात्रा में कृषि होती है, तो कौन से हैं, पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है, 80%। इसलिए इसीलिए आप देखे होंगे सबसे ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, हैवी जितने उपकरण है कृषि के, वो पंजाब में आपको पहले देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ आ रहे हैं। हार्वेस्टर वगैरह यहाँ थोड़ी है, वहीं से आते हैं, ये कहाँ मिलेगी, वहां तो पता नहीं कितने बड़े बड़े यंत्र, क्या क्या यंत्र न होंगे, वहां तो बहुत लोग, मतलब किसान वहाँ पैसे वाले हैं, ऐसे ऐसे पैसे वाले नहीं। किसानी धान वगैरह खेती लगा दिए, दिन उसके बाद क्या करते हैं, चले जाते हैं तो दिल्ली में उसमें बैठ जाते हैं कंपेन में, सरकार के विरुद्ध लड़ने में, खाना पीना ले जाके, यहाँ वाले किसान ले जाए तो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। ऐसा भाई ट्राई ना करना कि आप भी जाओ सरकार के विरुद्ध हाय हाय करने, ठीक है। इस प्रकार पहला चैप्टर हुआ कंप्लीट।